हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं इस प्रश्न पत्र का नाम है। कहानी जो है पाजेब के बारे में हमने समीक्षा की। जैनेन्द्र द्वारा लिखित मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार है जैनेन्द्र, उनके द्वारा रचित जो पाजेब कहानी है उसके बारे में हमने समीक्षा की और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ने से हमारे से रह गए थे, उन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हम वापस से कहानी के बारे में जान लेते हैं। जैनेन्द्र जो है एक मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक लेखक है। यानी कि प्रेमचंद के बाद अगर मनोवैज्ञानिक कोई लेखक हुए हैं तो वो जैनेन्द्र है, बल्कि प्रेमचंद से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं वो। उन्होंने प्रेमचंद ने तो शायद एक व्यक्तित्व पर, एक अगर स्त्री है तो वो किस तरह से सोचती है, एक बच्चा है किस तरह से सोचता है, उसकी सोच को, उस चरित्र को, उसके विचारों को प्रकट किया। लेकिन जैनेन्द्र ने तो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि मन में आने वाले प्रत्येक विचार को उसने सूक्ष्मता से बताया है। चाहे वो हम एक तरह से कहें तो जैनेन्द्र के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो ये इनका खुद का व्यक्तित्व भी एक विद्रोही व्यक्तित्व है। इन्होंने जो मानव मन की सूक्ष्म विश्लेषण, यहाँ तक कि जिस चीज़ को लोग हमेशा कम उसे महत्व देते थे, बच्चों के मन में जो भावनाएं हैं उसको जो कम महत्व दिया जाता था, उनको इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। जैनेन्द्र ने अपनी कुछ रचनाएं जैसे कि पाजेब है, खेल है, इन रचनाओं के माध्यम से जैनेन्द्र ने बच्चों की सूक्ष्म मन का विश्लेषण किया। उनके मन पर होने वाले छोटी छोटी बातों का असर हो सकता है उसके बारे में बताया। तो जैनेन्द्र ने यहाँ पर ऐसी ही एक घटना को बताया है जहाँ पे बच्चे ने पाजेब को नहीं चुराया है, लेकिन फिर भी उस पर पाजेब को चुराने का इल्ज़ाम लग गया। ये जो आपके सामने पाजेब जो शीर्षक है, ये उस घटना जो घटी ही नहीं, जो चोरी हुई नहीं है, ऐसी घटना पर आधारित ये शीर्षक है। उस बच्चे ने चोरी नहीं की। लेखक पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन वो अपने आप को समझाता भी है कि बच्चों के साथ, अपनी पत्नी से जब बात भी करता है कि बच्चों से कठोरता से बात नहीं की जाती है, बच्चों से प्रेम से बात करनी चाहिए। अगर सच में ऐसी अपराध किया है तो उससे अगर प्रेम से पूछा जाएगा तो वो अवश्य उत्तर देगा। रोष करना, आतंक बच्चों के लिए उचित नहीं है। और फिर भी एक प्रश्न और उठता है कि अगर बच्चे ने अपराध किया है तो आखिर ऐसी नौबत आई कि उसे अपराध करना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां कैसे बन गई कि बच्चे को अपराध के लिए विवश होना पड़ा। तो बहुत सारी बातों को यहाँ पे उठाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। हमने जो प्रश्न देखे थे उसमें हमने सबसे पहले बात की थी पाजेब कहानी की मूल संवेदना। मूल संवेदना के अंतर्गत हमने जाना कि जो कहानीकार है जैनेन्द्र जी हैं, एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार, मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। और उसके बाद जो है ये जो स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल को सूक्ष्म की ओर जाने की प्रवृत्ति, जाने की प्रवृत्ति को दिखाया है कि स्थूल यानी कि व्यक्तित्व के बाहरी तौर को छोड़कर सूक्ष्म, मनुष्य के सूक्ष्म मन के विचारों को उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है।
ये जो कहानी की मूल संवेदना के अंतर्गत ही है कि एक छोटी सी घटना है, बच्चे के मन में जो विचार आते जाते हैं, उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। कहने को तो ये छोटी छोटी सी सामान्य बात है, लेकिन वो इतनी सहज और साधारण नहीं होती, वो इतनी व्यापक हो जाती है कि उसे जीवन में उसने बड़ा ही व्यापक अगर विचार करके देखा जाए तो वही छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ी ही व्यापक और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यही कारण है कि जिनेंद्र जी की रचनाएं जो है वो अपने आप में समासोक्ति, गूढ़ रूपक, शुद्ध रूपक और दृष्टांत का रूप उन्होंने ले लिया है। जो इनकी रचनाएं हैं वो समासोक्ति यानी कि एक तरह का पर्याय बन चुकी है मन की विचार शैली को प्रकट करने का। तो यहाँ पे हम जिनेंद्र जी की लिखने की शैली के बारे में हमने जाना कि उनकी मूल संवेदना मन के विचारों को प्रकट करना यहाँ पर रहता है। अब हम बात करते हैं पाजेब की मूल संवेदना के बिंदुओं के बारे में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पाजेब की मूल संवेदना को बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। बालक की अपराध वृत्ति पर उचित नियंत्रण। अपराध वृत्ति पर उचित नियंत्रण कि जो बालक का मन है उसके ऊपर, उसके मन को, उसके अपराध की जो प्रवृत्ति है उस पर हमें उचित नियंत्रण लगाना चाहिए। इस कथा में तो ऐसी कोई बालक ने सच में चोरी नहीं की थी, लेकिन मान लीजिए सच में ऐसी परिस्थितियां हो तो क्या किया जाए? तो बालक की जो अपराध वृत्ति है उस पर उचित नियंत्रण करना चाहिए, उस कारणों को जानना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा देखिए, अपराध करने पर भी स्नेह करुणा का व्यवहार कर सचेत करना। जो स्नेह करुणा के द्वारा अगर अपराध किया है बालक ने तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे डांटना, मारना, सजा देना ये करने की जगह उसे स्नेह और करुणा के द्वारा समझाना चाहिए, उसे सचेत करना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, अपने इस बुरी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए समझाना चाहिए। इस तरह से अपराध करने पर भी उसको जो बच्चे के मन को समझते हैं, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है और इस कोमल मन पर जो है अपराध का बड़ा ही असर हो सकता है। अपराध करने पर जो उसके साथ अगर सजा दी जाती है, उसके साथ अगर कठोरता बरती जाती है तो बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। बालक की अपराध वृत्ति पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर बालक में अपराध वृत्ति कैसे आ जाती है? यहाँ पे कारण भी लेखक ने सोचा था कि बच्चे ने थोड़े दिन पहले पतंग मांगी थी। पतंग, डोर, चरखी, मांझा ये सब में पैसे चाहिए थे, तो हो सकता है इन ज़रूरतों को जब लेखक ने पूरा नहीं किया तो बालक ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाजेब को बेच दिया और उनसे मिले पैसों से वो पतंग उड़ा रहा था। उसके हाथ में जब बच्चे के हाथ में लेखक ने जब पतंग, डोर, मांझा देखा नया, तो ये चीज़ उसको और ज़्यादा कंफर्म हो गई कि हाँ बच्चा ये पतंग और ये कहाँ से लाया है, इसके पास पैसे कहाँ से आए, तो हो सकता है इसने पाजेब को बेच दिया है। तो बालक की जो अपराध वृत्ति है वो कैसे पनपती है? जब बड़े उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो बालक हो सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन गलत तरीकों को अपनाए।
तो ये है बालक की अपराध वृत्ति कैसे पनपती है, इस पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इसके बाद देखिए, तो अगर बालक ने ऐसा अपराध किया है तो अपराधी के प्रति प्रेम, करुणा, स्नेह से काम लेना चाहिए। रोष को स्थान नहीं दे, आतंक का सहारा न ले, अर्थात बच्चे को डराना, धमकाना, मारना, क्रोध करना, ये उनके बाल मन पर, उनका जो कोमल मन है उन पर बड़ा ही असर डालता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये थी इसकी मूल संवेदना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमने बताया था कथा का सार या फिर कथा वस्तु की विशेषता, हम बात कर रहे थे कथा का सार और कथा वस्तु की विशेषताओं के बारे में। अगले प्रश्न को हमने देखा था। तो अगर हम इसके अंतर्गत देखें तो कथानक कैसा है, जो कथानक की विशेषताएं देखेंगे तो कथानक तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी कथा नहीं है, किसी के जीवन की एक छोटी सी घटना है। उस घटना में बच्चे के मन में जो विचार आते हैं जाते हैं, बड़े जो उस बारे में सोचते हैं, तो मन के उन विचारों को ही, उन गूढ़ रहस्यों को ही प्रकट किया जाता है। तो अगर देखा जाए कथानक तो संक्षिप्त है, तो छोटा सा कथानक है जिसमें उन मनोविश्लेषणात्मक तरीके से जिनेंद्रिय से प्रस्तुत किया जाए। तो ये कैसा है कथानक? संक्षिप्त कथानक है। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो कथानक की दूसरी विशेषता है कि वो संभाव्य है, संभाव्यता, अर्थात ये जो घटना घटी है शायद जीवन में ये घटना घटना आम है, विश्वसनीय, ऐसा संभव है कि ऐसा हो सकता है। घर में कुछ नहीं मिलता तो बच्चों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, बड़े बच्चों पर चोरी का इल्ज़ाम आसानी से लगा देते हैं बिना सोचे समझे कि उनके मन पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तो लेखक का परिवार पढ़ा लिखा है, वो इतनी बातें सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने बच्चे को सज़ा दी, कमरे में बंद रखा, उस बच्चे के मन को बड़ा ही प्रताड़ित किया। तो जो लोग इतना विचार भी नहीं करते, सोचिए बच्चों के साथ कितना गलत व्यवहार होता होगा, उनके कोमल मन पर कितना बुरा असर होता है। तो ये संभव है, हर घर में ऐसी घटना आम है कि बच्चे पे चोरी ही क्यों, बहुत सारी चीज़ें, कुछ गलत हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है या कुछ बुरा होता है या कोई नुकसान होता है तो बच्चे पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, क्योंकि शायद बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन जब बच्चे ने वो गलती नहीं की फिर भी उस पर इल्ज़ाम लगता है तो उस पर उसको बहुत बुरा लगता है, उसके मन पर बड़ा बुरा असर होता है। तो यहाँ पे संभाव्यता हम कह सकते हैं। अगला देखिए कथानक का विकास। हमने पूरी कहानी देखी तो कथानक का विकास बराबर होता है, कथानक आगे बढ़ता जाता है, कहीं पर भी कहानी में रुकावट नहीं आती, कहीं पर भी कहानी में ठहराव नहीं आता, कहानी आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कथानक का विकास बताया है। कहानी कैसी है? रोचक है, कहानी में रोचकता है, कहानी गतिशील है, गतिशीलता है एवं सौदेश्यता पूर्ण है। ये कहानी के कथानक की विशेषताएं हम कह सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष के द्वारा हम इसे बता सकते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कथा संक्षिप्त है, संभाव्य है, रोचक है, गतिशील और सौदेश्यपूर्ण है। तो ये था आपके कथानक की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने अगला प्रश्न देखा था तत्वों के आधार पर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो तत्व हैं कहानी के वो सभी में तत्व समान हैं, लेकिन हम तत्वों के आधार पर अलग अलग कहानियों की अलग अलग समीक्षा करते हैं। तो तत्वों के आधार पर हमने देखा था
पर देखा था, पहला है कथानक, दूसरा है पात्र चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद या फिर कथोपकथन, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर हमें कहानी की समीक्षा करनी होती है। कथानक कैसा है? एक घटना पर आधारित है जहां पर एक पाजेब बच्चे की बुआ लाती है, बच्चा बच्ची को लेकर बड़ा प्रसन्न सबको घुमाता दिखाता फिरता है, माँ पाजेब खोलकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन जब पाजेब देखते हैं तो मिलती नहीं है और बच्चे पर, नौकर पर भी इल्जाम लगता है, बच्चे पर इल्जाम लगता है, बच्चे से पूछताछ की जाती है। बच्चा हाँ कहकर जब सबको प्रसन्न देखता है तो वो अपराध स्वीकार कर लेता है। उसके बाद उससे प्रश्नों का एक ताना बाना बुन दिया जाता है, उसके आसपास उससे इतने प्रश्न किए जाते हैं, वो परेशान हो जाता है और अपने उस बात को अपनी अपराध को स्वीकार करके भी जो अपराध उसने किया ही नहीं उसके लिए बड़ा ही परेशान होता रहता है और अंत में वो पाजेब बुआ की जेब से ही निकलती है जो गलती से उनके साथ चली गई थी। लेकिन इन सारी प्रक्रिया में इस बात पर विचार किया जाता है कि बच्चे की अपराध प्रवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि बच्चे को अपराध करना पड़ा। बड़ों की ही आलोचना की जाती है इसके अंतर्गत के बालक की अपराध प्रवृत्ति को बड़ों की ही आलोचना माना जाता है। तो पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं? पिता है, माता है, नौकर है, बालक है, उसकी छोटी बहन है, उसका दोस्त छुन्नू है, छुन्नू की माँ है, पतंग वाला है और उसका चाचा है। तो इन पात्रों के माध्यम से कहानी होती है। संवाद, लेखक या तो खुद कहानी को वर्णन करता है या फिर संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है, तो ये उसका चरित्र चित्रण करने में सहायक होती है। देश काल और वातावरण, जो कहानी का परिवेश है वो विश्वसनीय लगना चाहिए। जिस समय विशेष और जो घटना, जिस बात का वर्णन किया जा रहा है वो उचित लगनी चाहिए। देश काल वातावरण उसके विश्वसनीय होने चाहिए, संभाव्य वो लगने चाहिए। भाषा शैली, पात्रों के अनुकूल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य जो मन के सूक्ष्म विचारों, बाल मन पर असर होने वाले उन सारी बातों को यहाँ पे जिनेंद्र ने प्रकट किया है और अपराध प्रवृत्ति को, बालकों में होने वाली अपराध प्रवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए और आखिर ऐसा होने का कारण क्या था, इन सब पर बड़े ही विचार से बात की गई है। तो ये थे वो प्रश्न जिनको हमने देखा था। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न अगर हम देखें तो पाजेब कहानी मनोविज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है। जो जिनेंद्र की मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं, जैसे मैंने खेल बताया आपको, उसी की तरह पाजेब जो है मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में अपराध बोध का पता लगाना, उनके अंदर पनपती हुई अपराध प्रवृत्ति को दूर करने के उपायों को सोचना, ये सब बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस जिनेंद्र का इसमें हम देखते हैं कि जिनेंद्र ने इसमें क्या स्थान है, क्योंकि जिनेंद्र जो है वो इनका स्थान अद्वितीय है। जिनेंद्र का स्थान अद्वितीय है। मैंने बताया कि प्रेमचंद के बाद जिनेंद्र जी ही हैं जिन्होंने मन के इन सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करके इसे प्रकट किया है। इनका व्यक्तित्व विद्रोही व्यक्तित्व है। समाज में जो बुराइयां हैं उनके प्रति उन्होंने विद्रोह पूर्वक आवाज उठाई है अपनी रचनाओं में, हमने ये देखने को हमें मिलता है।
कि बच्चों के लिए जो आम बात होती है, घर वाले उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसके इस छोटी सी बात को शायद कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जिनेंद्र ने इस पाठ के माध्यम से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है कि बच्चों के साथ उनके कोमल मन पर जो आघात होता है, यहाँ पर सबका ध्यान खींचा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में ये कितनी बड़ी बाधा हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए बाह्य मान्य घटनाएं। इतनी महत्वपूर्ण नहीं, जितनी की आंतरिक घटना है। समाज में जो बाह्य घटनाएं घटती हैं वो तो शायद घट के जो वो घटनाएं हैं जो नजर आती हैं, लेकिन मन के अंदर ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं मन के विचारों में, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। आंतरिक घटनाएं, मनुष्य के विचार आते हैं जाते हैं। असल में मनुष्य का निर्माण वो ही आंतरिक विचार करते हैं। उन्हें जिनेंद्र ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि मनुष्य के मन की इन गूढ़ रहस्यों को उन्होंने प्रकट किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। समाज की जगह उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया। समाज की जगह व्यक्ति को दिया है। मानव मन की जो सूक्ष्मता है उसको यहाँ पे उन्होंने प्रकट किया है। समाज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मन में उसके जो विचार हैं वो उस व्यक्ति को बनाता है। अगर व्यक्ति अपना निर्माण स्वयं ढंग से करेगा तो हर एक व्यक्ति अगर अपना जिम्मेदारी से अपना निर्माण करे तो समाज अपने आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति को महत्व दिया है, उसके मन के, उनके विचारों की, उसके सोच को उसने महत्व दिया है, उसके मन की सूक्ष्मता को उसने महत्व दिया है। और अगर बात करें तो तथ्य से अधिक कथ्य को बल दिया है। जो तथ्य होते हैं, तथ्य तो व्यंग की पहली धार के समान होते हैं, लेकिन जो कथ्य है उनमें जिज्ञासा बनी रहती है और ये दोनों ही कहानी को विचारोत्तेजक बनाते हैं। तो ये दोनों ही कहानी में आवश्यक है, लेकिन तथ्य से अधिक उसने जिनेंद्र ने कथ्य को बल दिया है, यानी कहानी कहकर जो जिज्ञासा बनाए रखने की प्रवृत्ति है वो जिनेंद्र की कहानी की बहुत बड़ी विशेषता के अंतर्गत आती है। और अगर कहें तो अवचेतन मन व चेतन मन से ग्रसित व्यक्तियों का चित्रण। जिनेंद्र की कहानियों में अवचेतन मन यानी कि जो हम सोचते हैं, एक तो हमारे दो तरह का मन होता है, जो हम चेतना में हम जिसे सोचते हैं, हम जो कार्य करना चाहते हैं, और एक ऐसा अवचेतन मन भी होता है जिसमें हम अपने मन की इच्छाएं जिन्हें दबा देते हैं, उनमें हम जो सोचते हैं उनसे ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनका चित्रण किया है। यहाँ जिनेंद्र की विशेषता, यहाँ पे हमने देखा बालक के मन में जो विचार आते हैं जाते हैं उसके साथ जो व्यवहार होता है। साथ ही मैंने खेल का जो कहानी है उसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो बालिका है वो घरौंदा बनाती है, बालक कुछ नहीं करता, उसे ना बात करता, दूर खेल रहा होता है, पानी में पत्थर फेंक रहा होता है। इतने में जो बालिका है वो अपनी दुनिया रच लेती है, कई सारी बातों को वो अपनी दुनिया बना लेती है कि वो आएगा, वो मुझसे ऐसा कहेगा, मैं उसे मना कर दूंगी। जो बच्चों के मन में, अवचेतन मन में ये सारी बातें चलती रहती हैं।
इन सारे बातों को बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ जैनेंद्र ने प्रकट किया है कि बाल मन पर जो असर होता है, और बाल मन ही क्यों, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिसमें जो अवचेतन मन में जो व्यक्तियों के मन में जो विचार चलते हैं उन्होंने बड़ी ही सूक्ष्मता से उसका प्रदर्शन किया है। इन जैनेंद्र के को लेकर, क्योंकि जैनेंद्र जो कहानी है, कहानीकार है, बाल मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, और पाजेब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसके आधार पर हम बात कर रहे थे। इसके आगे हम और बात करेंगे कुछ लेखकों की परिभाषाएं जो जिन्होंने जैनेंद्र के बारे में अपने विचार बताए हैं उनको देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जगदीश नारायण पांडे जी हैं, उनके विचार को हम जानेंगे। उन्होंने जैनेंद्र के बारे में जो कहा है, उन्होंने जैनेंद्र को मनोवैज्ञानिक मन अथवा विज्ञान ही नहीं अथवा अर्थ गोपन और विशेष गोपन भी है, ये उन्होंने कहा है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। डॉक्टर जगदीश नारायण पांडे जैनेंद्र जी की मनोवैज्ञानिक मन की अपेक्षा, मन की अथवा विज्ञान को ही नहीं, अपितु अर्थ गोपन और विशेष गोपन को भी है। जैनेंद्र जी के बारे में जगदीश नारायण पांडे जी ने कहा है कि जैनेंद्र जी की मनोवैज्ञानिक मन की, जैनेंद्र जी ने किसका चित्रण किया? मनोवैज्ञानिक मन की ही नहीं, विज्ञान को ही नहीं, अपितु अर्थ गोपन और विशेष गोपन को भी महत्व दिया है। यहाँ पर यानी कि जो मन की गूढ़ रहस्य, मैंने बताया चेतन और अवचेतन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य के विचार जो मन में चलते हैं उसको उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है। जैनेंद्र जी की कहानियों का मनोकाव्य वासना को लेकर आत्मा तक फैला हुआ है, यानी कि मन की इच्छाएं, वासना से अर्थ है कि मनुष्य के मन में जो इच्छाएं उठती रहती है उन सारी इच्छाएं उसकी आत्मा पर, उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती हैं ये भी उसे देखते हैं। तो अगली लिख लीजिए। जैनेंद्र जी की कहानियों का मनोकाव्य वासना से लेकर आत्मा तक फैला हुआ है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र जी की जो भी रचनाएं हैं, कहानियां हैं, वो मनोकाव्य यानी कि मन की विषय, मन की बातों को, विचारों को ही प्रकट करता है। तो ये थी जैनेंद्र जी के बारे में कुछ परिभाषाएं। अब पाजेब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, वो हम कहानी के बिंदुओं के आधार पर भी देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो प्रश्न है कि पाजेब, अभी तक हमने बात की मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र जी के बारे में। अब पाजेब कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, कैसे कि बच्चे की प्रतिक्रिया है। अब जो बच्चा है उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, मैंने बताया कि जो बड़े हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन बड़े किस तरह से उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उनकी किस तरह प्रतिक्रिया करता है। बच्चे डांट रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, जैसे ही वो हाँ कहता है तो बड़े उसको और प्यार दुलार करते हैं और प्यार करते हैं, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। उसने सोचा कि हाँ कहने से अगर बड़े प्यार करते हैं तो उसने अपराध को स्वीकार कर लिया। तो अगर कोई परिस्थितियां पैदा होती है तो बच्चा उसमें किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है पूरी कहानी में। उसके बाद प्रतिक्रिया का घनीभूत रूप, जो प्रतिक्रिया का घनीभूत रूप यानी कि जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनकी जो भी बातचीत होती है, मैंने बताया कि लेखक एक समझदार व्यक्ति है, लेकिन जब आपे से बाहर होता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अब क्या किया जाए, तो लेखक भी क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। बच्चे को कमरे में बंद करता है, डांटता है, मारने तक को प्रेरित हो जाता है। तो ये चीज़ें बच्चा उसकी कैसे प्रतिक्रिया करता है, कमरे में बंद रहने पर भी वो अपराध को स्वीकार नहीं करता, उसकी आंखें लाल हो जाती है, सूज जाती है रो रो के, और वो क्रोध में है क्योंकि उस पर जो झूठा इल्ज़ाम लगा है उससे बच्चे को क्रोध आता है। तो ये सारी घनीभूत रूप का मतलब है कि जो सारी सभी की प्रतिक्रियाएं हैं उस घटना पर, उसका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अब ये जो सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रिया का क्या परिणाम होता है, इन सारी प्रतिक्रियाओं का परिणाम अंत में क्या निकलता है कि छुन्नू के ऊपर इल्जाम लगता है, छुन्नू की माँ छुन्नू को पीटती है और इतना अपराध बोध से इतना दुखी हो जाती है कि वो छुन्नू के पाजेब के पैसे तक देने को तैयार है। छुन्नू की माँ बड़ी गरीब औरत है, लेकिन फिर भी वो अपनी मान मर्यादा के लिए उसके पैसे देने को भी तैयार हो जाती है। बालक की इस अवस्था को समझा नहीं जा सकता कि कितना उसके मन पर बुरा असर पड़ रहा होगा। पतंग वाले से भी पूछा जाता है और अंत में जब बुआ आती है और जब पाजेब उनकी जेब से निकलती है तो उनके लिए तो बड़ी छोटी सी घटना होगी, लेकिन घर वालों के लिए बड़ी ही आश्चर्य की बात हो जाती है। पिता की आंखें निकल आती है ये सोचकर कि पाजेब तो बुआ के साथ चली गई थी गलती से, लेकिन उन्होंने बालक के ऊपर कितने बुरे इल्ज़ाम लगाए और बालक ने भी इस चीज़ का किस तरह से सामना किया, उसके मन पर क्या असर हो रहा होगा। एक पल में पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, ये सोच सोच के कि उस बालक के साथ उन्होंने कैसा कैसा बर्ताव नहीं किया। तो ये थे आपके इस कहानी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अंत में मैं फिर कहती हूँ निष्कर्ष अवश्य लिखें और निष्कर्ष लिख के बताएं। इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो हम इस तरह से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप करेंगे, पहले प्रश्न की भूमिका बनाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर उसको विस्तार से समझाएंगे और फिर निष्कर्ष के द्वारा उसे पूरा समापन उसका करेंगे, तो आपके अंक अवश्य ही अच्छे आ जाएंगे। मैं फिर से कह देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको समय देती हूँ, आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हीं स्क्रीनशॉट्स के आधार पर आप अपने नोट्स बनाइए, आप अपनी जो पढ़ाई जारी रखिए। और फिर से एक और बात कि कहानियाँ अवश्य पढ़िए, इन कहानियों को आप पढ़ते रहिए। आपके लिए PDF भी उपलब्ध कराने का प्रबंध हम करेंगे। आप किताबें हैं अगर तो उन्हें पढ़िए और तैयारी करते रहिए। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताते रहेंगे। तो ये कक्षा आज यही समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।